दिल्ली में हो रही भारी बरसात में भी इतनी भयंकर गर्मी कम ही देखने को मिलती है, और ये गर्मी मौसम की नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों की है। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद के गलियारे तक हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि उपराष्ट्रपति भवन का नया मेहमान कौन होगा। पर इस सवाल के पीछे छुपी एक बड़ी कहानी, जिसमें सत्ता की तकरार, पुराने रिश्तों के टूटने की आवाज़ और अंदर खाने से आया एक नया नाम जो सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, शेषाद्री। सूत्रों की माने तो बस इस नाम पर आधिकारिक मोहर लगनी बाकी है और लगभग ये नाम तय माना जा चुका है। सरकार और उपराष्ट्रपति दोनों के रिश्ते में दरार थी, देर तक दबे हुए एहसास की तरह, खासकर जब संसद की कार्रवाई में जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव को धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था। उसका समय बड़ा ही नाजुक था, मानसून सत्र शुरू होने वाला था। जगदीप धनखड़, जिन्होंने कभी एनडीए के साथ मजबूती से खड़े होकर उपराष्ट्रपति की कुर्सी संभाली, लेकिन बीते महीनों में कई मुद्दों पर सरकार से सीधे टकराव में भी सामने आए। बात अगर 2024 की संसद सत्र की हो, धनखड़ ने विपक्षी नेताओं के निलंबन पर सवाल उठाए और कहा कि संसद केवल बहुमत का मंच नहीं है बल्कि विचार विमर्श का घर भी है, जिससे सरकार के कुछ वरिष्ठ नेताओं को यह बयान असहज लगा। यही कानूनी सुधार पर बहस के दौरान धनखड़ ने खुलकर जुडिशियल इंडिपेंडेंस का भी समर्थन किया, जो कार्यपालिका की लाइन से अलग था। सरकार ने 3 बार आग्रह किया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री, कानून मंत्री और राज्यसभा नेता सबने कहा कि एकजुट होकर ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन धनखड़ ने विपक्ष के हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए बिना सत्ता पक्ष को शामिल किए। और अप्रैल 2025 में जो मोड़ आया कि उन्होंने प्रेस क्लब में भाषण देकर ये कहा कि संविधान की रक्षा सिर्फ कोर्ट का नहीं बल्कि हर संस्थान का कर्तव्य है। इसे विपक्ष से सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला कहकर हाईलाइट किया गया। इन लगातार एपिसोड्स ने भाजपा नेतृत्व और धनखड़ के बीच विश्वास की खाई बढ़ा दी। जुलाई 2025 में एक इम्प्लीमेंट मोशन की अफवाह भी उड़ी। हालांकि औपचारिक रूप से कुछ नहीं हुआ, लेकिन हवा में तनाव साफ था। और फिर हुआ दिवाली की तरह अचानक, रात 9 बजे अनफेंस्ड विजिट और 25 मिनट बाद इस्तीफा। 22 जुलाई 2025 को धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन राजनीतिक हलकों से चर्चा कुछ और थी। क्या ये इस्तीफा मजबूरी में लिया गया फैसला था? कई वर्षों में ऐसा इस्तीफा शायद ही देखने में आया हो। इतना तहलका, इतना सस्पेंस, और जनता सिर्फ सुन रही थी क्यों, कब और कैसे। राजनीतिक हलकों में कहा गया कि यह केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि सरकार के साथ वैचारिक टकराव था, वो भी गहरा। धनखड़ ने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुरंत स्वीकार भी किया, जिससे ये कयास लगाए गए कि क्या सरकार ने नए सिरे से सहज और सहयोगी उपराष्ट्रपति चुनने का प्लान बना लिया था। इसी वक्त एक नाम तेजी से उभरने लगा, शेषाद्री। आरएसएस बैकग्राउंड के चारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने प्रचारक रह चुके हैं। विदेश नीति में अच्छी पकड़ रखने वाले चारी भाजपा की विदेश नीति सेल के प्रमुख रह चुके हैं। उनके महत्वपूर्ण सदस्य थे और यूएनओ सहित पड़ोसी देशों पर मजबूत पकड़ भी रखते हैं। वैसे शेषाद्री अभी बीजेपी के प्रभावशाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल चुके हैं। आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादक भी रह चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि चारी सबसे बड़ी ताकत सरकार और आरएसएस दोनों के बीच भरोसेमंद पुल के रूप में होना माना जाता है। उनके नाम पर सहमति बनाना आसान है क्योंकि वो संवाद प्रिय हैं, संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखने का भरोसा दिलाते हैं। अब पीएम मोदी और जेपी नड्डा जिनके नाम पर मोहर लगाएंगे, ये तो भविष्य के कर्तव्य हैं। इसकी घोषणा के लिए अभी उनके पास 20 अगस्त तक का वक्त है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। विपक्ष समझ चुका है कि उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का अध्यक्ष और ये पद विधायी रणनीतियों में अहम होता है। विपक्ष ने संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी है। शायद कोई ऐसा नाम जो क्षेत्रीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखता हो। अगर एनडीए एक मत नहीं हुआ या सहयोगी दलों में असहमति हुई तो चुनाव में कांटे की टक्कर भी आपको देखने को मिल सकती है। सूत्र ये भी कहते हैं कि कुछ एनडीए सहयोगी अपना उम्मीदवार लाने की जिद पर हैं, जिसमें मोदी शायद नेतृत्व के सामने एक नाम फाइनल करना मुश्किल हो रहा है।
फिर भी आरएसएस के दबाव और भाजपा की कोर कमेटी की प्राथमिकता देखते हुए शेषाद्रिचारी का नाम लगभग तय यानी कि पक्का माना जा रहा है। इसके अलावा थावरचंद गहलोत उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड के नेता हरिवंश सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का भी नाम इस लिस्ट में शुमार है। अगर चार ही उपराष्ट्रपति बनते हैं तो यह संकेत होगा कि सरकार आने वाले समय में विचारधारा आधारित बहस से पीछे नहीं हटेगी, साथ ही विपक्ष के आक्रामक तेवर के जवाब में एक इंटेलेक्चुअल डिफेंस लाइन खड़ी करेगी। अगले कुछ हफ्तों में जो होगा यह सिर्फ एक आम चुनाव नहीं होगा, यह तय करेगा कि अगले सालों तक राज्यसभा में सरकार का एजेंडा कितनी आसानी से पास होगा। चार ही उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये सत्ता और संगठन के बीच सेतु का काम करेंगे, बल्कि सरकार को संवैधानिक साख भी दिला सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष अपना मास्टर स्ट्रोक चला देता है तो ये कुर्सी एनडीए के हाथ से भी फिसल सकती है। राजनीति में कभी भी सिर्फ मोहरें नहीं चलती हैं, यहाँ हर चाल एक कहानी सुनाती है। धनखड़ का इस्तीफा, चारी का उदय और विपक्ष की चाल, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ एक पद के लिए नहीं बल्कि सत्ता की असली परीक्षा के लिए है। अब देखना ये होगा कि ये शतरंज कौन जीतता है। तो कहानी साफ है, एक कुर्सी खाली है, बजाय में टकराव छिपा था और अब नया चेहरा आने वाला है, जिसके साथ एनडीए न सिर्फ अपनी संवैधानिक पोजीशन मजबूत करना चाहता है बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी देना चाहता है। बस अब इंतजार है उस ऐलान का जो दिल्ली की सियासत में नया अध्याय लिखेगा। मैं हूँ शिवांग श्रीवास्तव और आप देख रहे थे द साइलेंट ट्रुथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर बताइए और जुड़े रहिए द साइलेंट ट्रुथ के साथ।